जय श्री राम, राधे राधे। क्विज और कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आइए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है यहाँ अभिलेख से है। ठीक है, यहाँ पे अभिलेख से क्वेश्चन पूछा हुआ है और पिछले वीडियो में भी आप लोग अभिलेख के बारे में पढ़े हुए थे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये आंसर पता होगा कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है रुद्रदामन। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन हम देखेंगे, हमारा ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, दूसरा में ऐहोल अभिलेख, तीसरा में है जूनागढ़ अभिलेख और चौथा में हमारा प्रयाग अभिलेख। अच्छा, देखते हैं जो हमारा मंदसौर अभिलेख है ये किससे संबंधित है। तो मंदसौर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे, यह संबंधित है हमारा मालवा नरेश यशोवर्मन। मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अब देखिए, यहाँ जो दिया है ऐहोल अभिलेख, दूसरा में हमारा दिया है ऐहोल अभिलेख, ये हमारा संबंधित हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख हमारा हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से। और तीसरा हमारा जो जूनागढ़ अभिलेख है, देखिए हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो जूनागढ़ अभिलेख है यही हमारा किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, और ये जूनागढ़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमारा चौथा ऑप्शन है प्रयाग अभिलेख, ये लिखा हुआ था, ये किससे संबंधित है? तो ये है समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो हमारा क्वेश्चन था रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ जूनागढ़ अभिलेख। आइए कुछ और अभिलेख हम लोग देखते हैं। देखिए, मंदसौर अभिलेख हम लोग देख लेंगे किससे संबंधित है, तो हमारा हो जाएगा मालवा नरेश यशोवर्मन से। फिर हम लोग देखेंगे अब आपका ऐहोल अभिलेख। ठीक है, ऐहोल अभिलेख हम लोग देखेंगे। ऐहोल अभिलेख जो आपका संबंधित है ये है पुलकेशिन द्वितीय से। हम लोग शासक का नाम देख रहे हैं कि किससे किससे कौन सा संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख हो गया पुलकेशिन द्वितीय। हम लोग जूनागढ़ क्वेश्चन में हमारा पूछा था जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो जूनागढ़ हमारा अभिलेख हो गया हमारा रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख हो गया हमारा रुद्रदामन से। साथ साथ हम लोग देख लेंगे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, यहाँ कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे दो अभिलेख के बारे में चर्चा किया गया, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, एक जूनागढ़ अभिलेख है और एक है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ये आपका हो जाएगा स्कंदगुप्त है। ये किससे संबंधित है? ये हो जाएगा स्कंदगुप्त से। अब देखेंगे हम लोग हाथी गुफा अभिलेख। ये जो अभिलेख है हमारा संबंधित है कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख जो हमारा संबंधित है कलिंग राज खारवेल, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक अभिलेख हम लोग देखेंगे। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो नासिक अभिलेख जो हमारा संबंधित है गौतमी बलश्री से। आपको अभी ऑप्शन में बताया गया है प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्तंभ अभिलेख संबंधित है आपका समुद्रगुप्त से। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ देवपाड़ा अभिलेख देख लेंगे। देवपाड़ा अभिलेख देखेंगे कि ये किससे संबंधित है, तो जो देवपाड़ा अभिलेख है वो आपका हो जाएगा बंगाल शासक, बंगाल शासक विजय सेन, बंगाल शासक विजय सेन। फिर हम लोग देख लेंगे आपका ग्वालियर अभिलेख एक देख लेंगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं। देखिए, एक हम लोग देखेंगे ग्वालियर अभिलेख, ये आपका संबंधित हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज। देखिए, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, अब देखिए, देखिए यहाँ हम लोग देखिए अभिलेख के बारे में हमारे प्रश्न में जो पूछा हुआ था जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, साथ साथ हम लोग इतने सारे अभिलेख भी देखे, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो मंदसौर हमारा अभिलेख है वो किससे संबंधित है, तो हमारे जो मंदसौर अभिलेख है वो मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। फिर हम लोग यहाँ देखते हैं ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो ऐहोल अभिलेख अगर पूछता है कि किससे संबंधित है तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम लोग का जूनागढ़ अभिलेख पूछ रहा है, तो जूनागढ़ हम लोग बता दिए अभी क्वेश्चन में, जूनागढ़ अभिलेख हो गया रुद्रदामन। और साथ साथ हम लोग देखेंगे भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित है स्कंदगुप्त से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर सिर्फ जूनागढ़ दिया रहेगा तो रुद्रदामन हो जाएगा, और अगर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त हो जाएगा। साथ साथ हम लोग यहाँ पे देख लिए हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख जो हमारा संबंधित है वो क्या है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। साथ यहाँ पे नासिक अभिलेख जो हमारा संबंधित है गौतमी बलश्री से।
फिर हम लोग देखेंगे प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो संबंधित है हमारा समुद्रगुप्त से। क्या हो गया? समुद्रगुप्त से। साथ साथ हम लोग देखें ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो ग्वालियर अभिलेख अगर बोलेगा तो प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। और देवपाड़ा अभिलेख यहाँ पे हम लोग देखे थे, तो देवपाड़ा अभिलेख जो हमारा संबंधित है बंगाल शासक विजय सेन से। क्लियर हुआ सबको? इतना सारा अभिलेख सबको क्लियर होना भी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में जूनागढ़ ही अभिलेख पूछेगा, इसलिए जरूरी है कि हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी अभिलेख है उसको भी साथ साथ देखते चले, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है काफी सिंपल है और ये पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बस ये हल्का है इसलिए क्वेश्चन डाल दिया गया है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है नीम, दूसरा दिया है आम, तीसरा दिया है बरगद और चौथा दिया है पीपल। तो हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो क्या हो जाएगा? हमारा बरगद, ठीक है। अगर पीपल की बात करें हम तो पीपल हमारा जो है ये है बिहार का है। क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, ठीक है। तो हमारे अगर पूछता है अगर भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो क्या बोलेंगे? बरगद हो गया। और अगर बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पीपल। साथ साथ हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखिए कि मतलब भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? तो राष्ट्रीय पशु हो गया बाघ। फिर राष्ट्रीय पक्षी अगर हम लोग देखते हैं तो राष्ट्रीय पक्षी मोर देख लिए। राष्ट्रीय पुष्प हम लोग क्या देखते हैं? तो राष्ट्रीय पुष्प हमारा कमल हो गया, ठीक है। साथ साथ हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय फल, तो राष्ट्रीय फल आम हो गया। राष्ट्रीय विरासत पशु किसको बोला जाता है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी हो गया, ठीक है। साथ साथ हम लोग राष्ट्रीय नदी को भी देख लेते हैं, तो नदी हमारे गंगा नदी हो गया राष्ट्रीय नदी। और जलीय जंतु राष्ट्रीय पूछेगा अगर तो क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन, ठीक है। इतने सारे तथ्य हम लोग देखें। यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा था, साथ साथ हम लोग देखें राष्ट्रीय पक्षी क्या है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। फिर राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? विरासत पशु हमारा हाथी हो गया। राष्ट्रीय नदी हो गया हमारा गंगा। राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या हो गया आपका? गंगा डॉल्फिन हो गया। और हमारा पुष्प कमल हम लोग देख लिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बांध से संबंधित है। क्या है? देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा बांध से संबंधित है, ठीक है। बांध से पूछ रहा है और काफी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जितने भी आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं ये अब तक के दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन है। फिर चाहे वो वन दरोगा हो, उत्पाद दरोगा हो, मद्य निषेध दरोगा हो, मतलब हर एक एग्जाम में अगर ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं तो वो सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, साथ साथ आपको उससे संबंधित तथ्य भी दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे दे रहा है कि मिलान करें। देखिए ऑप्शन में दे रहा है मिलान करें, तो यहाँ देखिए टिहरी बांध दे रहा है। टिहरी बांध देखिए यहाँ पे क्या दिया है? बांध का नाम दिया है। साथ साथ हम लोग इधर देखेंगे राज्य का नाम दिया है, मतलब ये पूछ रहा है कि किस राज्य में ये बांध है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टिहरी बांध है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किस नदी पे है, ठीक है। जो टिहरी बांध जो हमारा है ये हो जाएगा हमारा भागीरथी नदी पे, ठीक है। ये भागीरथी नदी हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ है हमारा? भागीरथी नदी पे है। फिर हम लोग देखेंगे सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो सरदार सरोवर बांध हो गया हमारा नर्मदा नदी पे, ठीक है। नर्मदा नदी हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध हमारा हो गया नर्मदा नदी पे। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा ही नदी पे है, तो जो तुंगभद्रा बांध है ये हो जाएगा हमारा तुंगभद्रा नदी पे। देखिए ये उसी पे है, ठीक है। अब देखेंगे हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध तो हम देखते हैं, उसके पहले देखेंगे किस नदी पे है। तो ये जो नदी हमारा हो जाएगा महानदी, ठीक है। महानदी हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं बांध, तो हम लोग देखिए जो टिहरी बांध है वो किस नदी पे है? तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे। साथ साथ हम लोग देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो सरदार सरोवर बांध हमारा नर्मदा नदी पे है, ठीक है। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे तुंगभद्रा बांध किस नदी पे है? तो तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे हो जाएगा। और हमारे चौथा में ऑप्शन पे जो हीराकुंड बांध, तो वो किस नदी पे है? तो महानदी पे हो जाएगा। अब आइए राज्य देखते हैं। जो हमारा टिहरी बांध है ये उत्तराखंड में है। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड में है। सरदार सरोवर बांध की अगर चर्चा करें हम तो ये सरदार सरोवर बांध कहाँ है? हमारा गुजरात में है। फिर हम लोग देखेंगे तुंगभद्रा जो बांध है वो हमारा कर्नाटक में है। और ये हीराकुंड जो बांध है ये उड़ीसा में है। देखिए जो कॉलम दिया हुआ है सारे क्रम में है, मतलब आमने सामने जो है वही राज्य हो जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध हमारा उत्तराखंड हो गया। फिर हम लोग सरदार सरोवर बांध कहाँ देख लिए? गुजरात में देख लिए। तुंगभद्रा बांध कहाँ देख लिए? कर्नाटक में देख लिए। और ये हीराकुंड बांध है ये उड़ीसा में देख लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बांध देखे किस राज्य में है, साथ साथ हम लोग ये देखे कि किस नदी पे है। नदी भी याद करना उतना ही जरूरी है जितना कि यह जानना कि किस राज्य में है। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है कि किस नदी पे है, ठीक है। कुछ कुछ बांध का हम लोग अभी और देख लेते हैं, कुछ नाम देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछे गए अब तक के सवाल में से एक है, ठीक है। तो आइए हम लोग पूछते हैं, देखते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं तिलैया बांध देखते हैं। तिलैया बांध, तिलैया बांध देखेंगे किस नदी पे है? तो हो जाएगा हमारा बराकर नदी पे है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं हिडकल बांध। हिडकल जो बांध है उसको अगर हम देखते हैं तो किस नदी पे हिडकल बांध? तो ये हो जाएगा घाट प्रभा नदी पे। सतलज बांध देखते हैं। सतलज बांध, देखिए बांध तो बहुत सारे हैं पर कुछ कुछ प्रमुख देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सारे बांध भी देख लेंगे। तो सतलज बांध हमारा हो जाएगा चिनाव नदी पे। सतलज बांध हो जाएगा चिनाव नदी पे। फिर हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे राणा प्रताप सागर बांध।
ये हम लोग देखेंगे चंबल नदी पे है, ठीक है। ये दोनों बांध कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा चंबल नदी पे। अब हम लोग देखेंगे एक होता है इंदिरा, देखिए एक हो जाएगा आपका इंदिरा नहर परियोजना। ये आपका पूछेगा किस नदी पे है, तो ये सतलज नदी हो जाएगा। और एक पूछता है इंदिरा सागर, एक इंदिरा सागर परियोजना देख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी पे, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे हम लोग बांध देखेंगे। अभी देखिए आप लोग क्या, तिलैया बांध हम लोग देखिए किस नदी पे है, तो तिलैया बांध हमारा बराकर नदी पे हो गया। फिर हम लोग देखिए हिडकल बांध, जो हिडकल बांध है वो किस नदी पे है, तो घाट प्रभा नदी पे है। फिर देखिए सतलज बांध, जो सतलज बांध है वो किस नदी पे है, तो चिनाव नदी पे है। फिर हम लोग देखिए जवाहर सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पे है। और फिर यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना अगर बोलेगा तो हम लोग क्या बताएंगे, सतलज नदी पे है। और अगर इंदिरा सागर बांध बोलेगा तो नर्मदा नदी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ हमारे तीर्थकर के बारे में चर्चा किया गया है। पूछ रहा है तीर्थकर कौन है, इसमें से तीर्थकर के बारे में पूछा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर। अब देखिए यहाँ पे ऋषभ देव ऑप्शन में दिया हुआ है, फिर है यहाँ पे वर्धमान महावीर, यहाँ पे गौतम बुद्ध। देखिए गौतम बुद्ध तो ऐसे ही हम लोग काट देंगे क्योंकि वो जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। किस धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से संबंधित थे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध को यहाँ रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पार्श्वनाथ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ऋषभ देव है हमारे, ये क्या थे, ये फर्स्ट तीर्थकर थे, ये पहले नंबर के थे। यहाँ पे महावीर जो हमारे थे ये 24वें नंबर के थे, देखिए। और गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और चौथा ऑप्शन में क्या दिया है, पार्श्वनाथ, ये क्या थे, हमारे 23वें तीर्थकर थे। तो हमारे ऑप्शन में यही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। अब हम जैन धर्म में ऐसे 24 तीर्थकर हुए हैं अब तक। जैन धर्म में 24 और 24वां जो तीर्थकर हमारे थे कौन थे, महावीर स्वामी थे, ठीक है। सबसे अंतिम थे और 24वें नंबर के थे। इसके पहले भी 23 मतलब तीर्थकर हुए हैं, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ कुछ प्रमुख तीर्थकर देखेंगे और उनका प्रतीक चिन्ह भी देखेंगे। जैसे महावीर जो हमारे 24वें तीर्थकर थे, उनके प्रतीक कौन सा था, तो सिंह था, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग, कुछ तीर्थकर का नाम देखेंगे, किस किस नंबर पे कौन सा तीर्थकर है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पहला तीर्थकर देखते हैं, देखिए पहला तीर्थकर अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे थे ऋषभ देव, ऋषभ देव। और ऋषभ देव का जो प्रतीक था वो क्या था, सांड था, ठीक है। दूसरा जो हमारे तीर्थकर थे वे थे अजितनाथ। हम लोग जैन धर्म के तीर्थकर देख रहे हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर है उनमें से कुछ प्रमुख तीर्थकर को देख रहे हैं। तो हमारे जो पहले जो तीर्थकर थे वे थे ऋषभ देव, जिनका प्रतीक था सांड। दूसरा हम लोग देखिए अजितनाथ, और उनका जो प्रतीक था क्या था, हाथी। तीसरा हम लोग देख रहे हैं तीर्थकर, देखिए ये जो है आपके तीर्थकर हो गए आपके जैन धर्म के, जैन धर्म के तीर्थकर हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोग क्रम से कौन सा स्थान था इधर क्रम लिख रहे हैं, और ये प्रतीक और ये तीर्थकर है, ठीक है। अब देखिए तीसरा हो गया हमारा संभव, और इनका प्रतीक क्या था, घोड़ा था। फिर हम लोग 7वें नंबर के तीर्थकर के देखेंगे। 7वें नंबर के जो तीर्थकर थे सनपार्श्व थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, स्वास्तिक। फिर हम लोग 16 नंबर का तीर्थकर देखेंगे। ये जो जितने भी तीर्थकर कराए जा रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण तीर्थकर रहे हैं अपने समय में, इसलिए इनका नाम हम लोग याद करते चलेंगे, ठीक है। देखिए 16 नंबर की जो हमारे तीर्थकर थे वे थे आपके शांति, जिसका प्रतीक चिन्ह था हिरण, ठीक है। देखिए पहले नंबर का हम लोग देखिए ऋषभ देव, जिसका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरा हम लोग देखिए अजितनाथ, जिसका प्रतीक था हाथी। तीसरा हम लोग देखिए संभव, जिसका प्रतीक था घोड़ा। फिर हम लोग 7वें नंबर की तीर्थकर देखें, तो 7वें नंबर के जो हमारे तीर्थकर थे शनपार्श्व, देखिए स से 7वां, स से संपार्श्व, और उनका प्रतीक चिन्ह भी क्या हो गया, स्वास्तिक हो गया। फिर हम लोग 16 नंबर के तीर्थकर देखें जो कि शांति था, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, हिरण था, ठीक है। अब हम लोग 18 नंबर के तीर्थकर को देख लेते हैं। तो 18 नंबर के जो तीर्थकर थे अरनाथ थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, मीन था, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे 21वें नंबर के जो तीर्थकर थे वे थे नामी, और इनका जो था प्रतीक था नीलकमल, ठीक है। हम लोग 22वें नंबर के तीर्थकर के देखेंगे, तो 22वें नंबर के थे अरिष्टनेमी, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, शंख था। फिर हम लोग देखेंगे 23वें तीर्थकर को, यही क्वेश्चन में हमारा दिया था। तो 23वें जो हमारे तीर्थकर थे पार्श्वनाथ थे, और इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था,
और 24वें और अंतिम तीर्थकर हमारे क्या थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह। देखिए यहाँ हम लोग क्या देखे? पहले तीर्थकर ऋषभ देव और उनका प्रतीक क्या देख लिए हम लोग? सांड। ये प्रतीक एग्जाम में पूछता है, इसलिए ये प्रतीक को छोड़कर नहीं चलना है, ठीक है। तो जो हमारे पहले तीर्थकर थे, जैन धर्म के तीर्थकर हम लोग देख रहे हैं। ये क्या हम लोग देख रहे हैं? जैन धर्म के तीर्थकर। और ये जो हमारा नंबरिंग है वो सीरियल वाइज नहीं है, ये किस क्रम में थे, उनका स्थान कौन सा क्रम पे था वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो पहले जो हमारे तीर्थकर थे जैन धर्म के वो ऋषभ देव थे और उनका जो प्रतीक था वो सांड था। दूसरा हम देखते हैं अजितनाथ। तो अजितनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी था। तीसरा जो हमारा था संभव और उनका प्रतीक जो चिन्ह था वो क्या था? घोड़ा। फिर हम लोग सातवां देखेंगे तो सातवां जो हमारे थे चंपार्श्व और उनका जो प्रतीक था स्वास्तिक। देखिए फिर हम लोग 16 नंबर के जो तीर्थकर दिख रहे हैं, तो 16 नंबर के जो हमारे तीर्थकर थे शांति, और शांति जी का क्या था प्रतीक चिन्ह? तो प्रतीक चिन्ह हमारा क्या हो गया? हिरण। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 18वें नंबर के जो तीर्थकर। तो 18वें नंबर के जो हमारे तीर्थकर थे अरनाथ, और अरनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन। फिर हम लोग देखेंगे 21वें नंबर के तीर्थकर। देखिए 21 नंबर के तीर्थकर हम लोग देखें नामी, नामी जी थे और इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था नीलकमल, ठीक है। फिर हम लोग 22वें नंबर के तीर्थकर देखेंगे तो 22वें नंबर के जो हमारे तीर्थकर थे वे क्या थे? अरिष्ट नेमी। देखिए 22वें नंबर के जो तीर्थकर थे अरिष्ट नेमी और इनका प्रतीक क्या था? शंख था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे 23वें नंबर के जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो क्या था? इनका था सर्प। नंबर जो हमारे महावीर स्वामी है उनका जो तीर्थकर महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर थे और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन मिलान करो है, ठीक है। हम लोग मिलान करेंगे। यहाँ पे मिलान करने में क्या क्या दिया है? यहाँ पे सन दिया हुआ है और सन से हम लोग मिलान करेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है सुमेलित करना है, सूची जो दिया हुआ है 1 और 2, पहले को दूसरे से मिलाना है। पहला हमारा है अहमदाबाद मील हड़ताल, ठीक है। अहमदाबाद मील हड़ताल कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1918 में। देखिए दोनों ऑप्शन में 1918 है, तो देखिए 3 या 4 कोई भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे कि पूरा मैच करके देख लेंगे कौन सा वाले में 3 और 4 कौन सा फिट आ रहा है। अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहे, अगर दोनों में एक ही सेम दिया रहता है तो हम लोग ऑप्शन से बाद में मिला लेते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग इसको देख के चलते हैं कि हमारा अहमदाबाद मिल जो हड़ताल है वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। फिर हम लोग देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। तो जो खेड़ा सत्याग्रह है ये भी कब हुआ था? 1918 में हमारा हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग देखेंगे 1919 में, ठीक है। और हम लोग चंपारण सत्याग्रह देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह देखेंगे कब? 1917, ठीक है। देखिए जितने भी इसमें यहाँ पे दिए हुए हैं आपको आंदोलन दिए गए हैं ये सारे महात्मा गांधी से संबंधित हैं और उसको क्रम में सजाने के लिए मतलब दे रहा है कि कौन किससे क्रम में मतलब बता रहा है कि कौन किससे संबंधित है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, अहमदाबाद वाला कब हुआ था, फिर खेड़ा आंदोलन कब हुआ था और आपका यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। आइए ऑप्शन में देखते हैं पहला में क्या है। तो पहला में 1 2 3 4। देखिए पहला का लिख रहा है 1 का 1। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं अहमदाबाद मील हड़ताल बोले हैं 1900 मतलब 3 या 4 में से कोई भी हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। फिलहाल इसको रहने देते हैं और खेड़ा को भी रहने देते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड को मिलाते हैं कब होता है? 1919। इसका तो क्लियर है 1919। तो क्या हुआ? सी का हमारा 2 हो गया। देखिए सी नंबर में 2 कौन सा है? देखिए यहाँ पे अब देखिए हम लोग मिला लेते हैं सी में। तो 1 का क्या है? 4 है, 1918 हो गया, ठीक है। देखिए कोई भी 3 या 4 अगर कोई भी रहे तो ऑप्शन अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। तो देखिए हमारा अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 1 का 4। तो ठीक है हमारा 1 का 4 कर दिए। फिर दिया है सी में देख रहे हैं दूसरे नंबर में 3 दिया हुआ है, मतलब दूसरा का 3। तो ये हमारा हो गया 3 जो कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। फिर हम लोग का 2 बोल रहा है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारा कब हुआ? 1919 में हुआ था। और हमारा जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था? 1917 में। तो ये क्या हो गया? हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। याद हुआ सबको? अहमदाबाद मील हड़ताल कब हुआ था? 1918। याद करते चलेंगे सन को। अहमदाबाद जो मील हड़ताल हुआ था 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन भी कब हुआ था? 1918 में हुआ था। फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जो कि 1919 में हुआ था, ठीक है। देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द जोड़ने के बारे में चर्चा किया है। देखिए पूछ रहा है कि उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है, पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के समय में नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं हमारा सामाजिक, दूसरा में है कानूनी, तीसरा है राजनीतिक और चौथा में क्या है हमारा? आर्थिक, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे उद्देशिका हम लोग देखे थे तो इसमें न्याय की चर्चा की गई थी कितने स्तर पे? 3 स्तर पे। कौन कौन सा? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो इन तीनों में से जो नहीं होगा अगर वो दिया रहेगा तो वही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, बाकी कोई भी दिया रहेगा तो नहीं होगा। देखिए ऑप्शन में सामाजिक है, ये तो है ही नहीं पूछ रहा है। कानूनी पूछ रहा है और कानूनी नहीं है, कानूनी नहीं है। राजनीतिक है और आर्थिक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो नहीं है में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानूनी, ठीक है।
हम लोग 3 स्तर पे न्याय की चर्चा किए थे। देखिए जो हमारा संविधान जब जब हमारा संविधान सभा का बैठक हुआ था, तीसरी बैठक जब चल रही थी, कब हुई थी? देखिए, इसको देखते चलिए। 13 दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका पेश किए थे संविधान सभा में, ठीक है? और वो स्वीकार कब हुआ था? स्वीकार हुआ था 22 जनवरी 1947 को। देखिए, इस दिन उद्देशिका पेश किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देशिका को ही प्रस्तावना बोला जाता है या उद्देश्य प्रस्ताव बोला जाता है। क्या-क्या बोलते हैं हम लोग इसको? देखिए, क्या-क्या बोल सकते हैं हम लोग? उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देशिका, फिर प्रस्तावना, ठीक है? इतने नाम से जानते हैं हम लोग। तो कौन पेश किए थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे। ये सारे पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है? एक प्रश्न है, इसलिए सब एक-एक पॉइंट याद करते चलेंगे। सबसे पहले अगर पूछेगा उद्देशिका पेश कब किया गया था? तो पेश किया गया था हमारे संविधान सभा में कब? 13 दिसंबर 1946। फिर पूछेगा अगर स्वीकार कब किया गया था संविधान सभा द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है? आगे हम देखते हैं कि अगर पूछेगा किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पेश किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है? इतना क्लियर हुआ सबको? अब हम देखते हैं प्रस्तावना में जो हमारे न्याय की चर्चा जो की गई है, फिर किस-किस न्याय की चर्चा की गई है, कितने स्तर पे स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हम लोग देखेंगे, ठीक है? देखिए, अगर हम लोग इसमें देखेंगे न्याय की चर्चा कितने स्तर पे किया गया है, तो न्याय की चर्चा 3 स्तर पे किस पे किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पे। देखिए, न्याय की चर्चा 3 स्तर पे। फिर अगर पूछेगा हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता की चर्चा कितने स्तर पे किया गया है? तो स्वतंत्रता की चर्चा हमारे 5 स्तर पे किया गया है। देखिए, कौन-कौन सा हो जाएगा? विचार, अभिव्यक्ति, क्या हो जाएगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और क्या हो जाएगा? उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की हम लोग को क्या मिला है? स्वतंत्रता, ठीक है? फिर अगर हम समानता की बात करें, कितने स्तर पे समानता की बात की गई है? तो 2 स्तर पे हो जाएगा। क्या-क्या हो जाएगा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। क्या-क्या देख लिए हम लोग? देखिए, यहाँ पे हम लोग न्याय की देखिए न्याय कितने स्तर पे किया गया है? 3 स्तर पे। न्याय की चर्चा 3 स्तर पे किया गया है। क्या-क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्तर पे। फिर हम लोग स्वतंत्रता देख लिए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने स्तर पे? तो स्वतंत्रता दिया गया क्या चीज़ है? विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का और उपासना का स्वतंत्रता। फिर अगर पूछेगा समानता कितने स्तर पे दिया गया है? तो देखिए, समानता कितने स्तर पे दिया गया है? तो 2 स्तर पे दिया गया है। कौन-कौन सा? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है? अब अगर हम स्वरूप की बात करें, स्वरूप कितने स्तर पे? स्वरूप कितने हैं? तो उसका हो जाएगा 5। कौन-कौन सा हो जाएगा? देखिए, प्रभुत्व संपन्न, हम लोग स्वरूप देख रहे हैं। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और 5वां हो जाएगा हमारा गणराज्य। तो स्वरूप कितना है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। 5 स्तर पे हम लोग क्या देख लिए? 5 स्वरूप देख लिए। 3 स्तर पे न्याय की व्यवस्था की गई है। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है और हम लोग क्या देखें? यहाँ पे 2 प्रकार की हमारी समानता की बात की गई है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है? क्या पूछ रहा है? देखिए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे दिया अनुच्छेद 50, दूसरा दिया है अनुच्छेद 51, तीसरा दिया अनुच्छेद 51 का क और चौथा दिया है अनुच्छेद 49, ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का क। देखिए, यहाँ पे क्या चर्चा किया गया है? मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य की चर्चा कहाँ की गई है? आर्टिकल आपका 51 का क में, ठीक है? देखिए, जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 का क। मूल कर्तव्य की जो चर्चा की गई है हमारे संविधान के भाग 4 का क में। और अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 51 का क, ठीक है? अनुच्छेद क्या हो गया? 51 का क, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कभी-कभी भाग 4 भी दे देता है, भाग 4। तो भाग 4 जो ये हमारा है, इसमें किसकी चर्चा की गई है? नीति निर्देशक तत्व की। नीति निर्देशक तत्व की।
इसको इसलिए इसी समय बता दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। 4 है, एक 4 का क है। तो अगर 4 बोलेगा भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है और 4 का क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नीति निर्देशक तत्व है इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51। इसीलिए मौलिक कर्तव्य को 51 नहीं लेना है, 51 का क लेना है, क्योंकि 51 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। देखिए यहाँ पे 4 का क हो जाएगा। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य अगर चर्चा करें तो क्या हो जाएगा, 4 का क। अगर भाग पूछेगा तो भाग हो जाएगा हमारा 4 का क। फिर अगर पूछेगा अनुच्छेद कितना में आता है तो अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 51 का क। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में कुछ और भी पॉइंट देख लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो ये जो हमारा है तो देखिए रूस के संविधान से लिया गया है। हम लोग भाग इसका देख लिए, भाग 4 का क, अनुच्छेद हम लोग देख लिए 51 का क, और जो मौलिक कर्तव्य था वह किस समिति की सिफारिश पे आया, तो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे आता है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आता है। अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य कितना है, 11। देखिए जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, तो इसको किसकी सिफारिश पे लिया गया, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। देखिए 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया है। पहले से जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और किसकी सिफारिश पे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो पहले, तो उस समय जब ये बना था तो उस समय क्या था, उस समय 10 ही था मौलिक कर्तव्य। तो जो हमारा 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, जो लास्ट वाला सबसे मौलिक कर्तव्य 11वां, वो हमारा जोड़ा गया था 46वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये देखिए हम लोग देखिए सबसे पहले देखिए कि जब हमारा संविधान जब बना था उस समय तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। तो इसको जोड़ा किस तरह गया, तो जोड़ा गया, इसमें संशोधन किया गया हमारे संविधान में। तो संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, और कौन सी समिति की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। फिर पूछेगा भाग हमारा कौन सा भाग था, तो भाग हमारा 4 का क, और अनुच्छेद आता है हमारा 51 का क। ठीक है, और यह रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है। फिर हम लोग देखें यहाँ पे कि अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य जो लास्ट वाला जो था वो कैसे जोड़ा गया, तो उसमें भी संशोधन, वो भी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन। यहाँ देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इसमें क्या बात कहा गया, इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं उनके अभिभावक के लिए यह बोला गया है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे, प्राथमिक शिक्षा देने की बात की गई है। जो भी अभिभावक है या किसी बच्चे के माता पिता है या फिर वे किसी बच्चे के संरक्षण के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनका यह फर्ज है कि वे अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दें। ठीक है, ये बात कहा गया है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये पूछ रहा है समरूपी अंग। समरूपी अंग पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में हमारा चमगादड़ के पंख दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, समरूपी अंग। तो समरूपी अंक क्या हो गया, समरूपी अंक कहने का क्या मतलब है, दिखने में समान होता है, काम भी उन लोग का समान होता है, लेकिन उनका जो संरचना होता है वो क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रहा है चमगादड़ के पंख, फिर दूसरे में दे रहा है पक्षी के पंख, तीसरे में दे रहा है कीड़े के पंख, और चौथा हमारा क्या दे रहा है, बंदर के हाथ। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बंदर के हाथ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 8वां जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रहा है लोथल। लोथल के बारे में पूछ रहा है। लोथल क्या है, तो लोथल आपका हो गया सिंधु सभ्यता के स्थल हो गया। ठीक है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है, लोथल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सतलज, फिर दिया है घग्गर, रावी, भुगवा। ठीक है, क्या क्या दिया है, सतलज, घग्गर, रावी, भुगवा। तो जो हमारा लोथल है वो किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन में हमारा डी में है भुगवा। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा भुगवा, लोथल है भुगवा नदी। ये जो जितने सारे दिए हैं वे नदी का नाम दिया है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सतलज जो नदी है इसके तट पे हम लोग कौन सा सिंधु सभ्यता के स्थल पढ़े थे, तो सतलज हो जाएगा आपका रोपड़। रोपड़ जो सिंधु सभ्यता का स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो हमारा हो जाएगा सतलज। फिर यहाँ पे दिया है घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के तट पे क्या था, यहाँ पे देख लेंगे कालीबंगा। कालीबंगा जो हमारा सिंधु सभ्यता का स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो घग्गर। फिर हम लोग देखेंगे रावी, तो रावी है आपका हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है उसके समीप कौन सा है, रावी नदी। और भुगवा तो हम लोग देख लिए यहाँ पे लोथल। लोथल किस नदी के किनारे, तो देखिए लोथल किस नदी के निकट है, तो लोथल भुगवा नदी के किनारे है। साथ साथ हम लोग देखिए सतलज, सतलज नदी, तो रोपड़ जो स्थल है सिंधु सभ्यता का, तो सतलज नदी जो हो गया रोपड़ के निकट है। फिर घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी है वो कालीबंगा के निकट है। देखिए ये जो है, ये जो जितने सारे इधर दिए हुए हैं, देखिए ये जो दिए हुए हैं आपका, ये क्या है, ये नदी है। ठीक है, ये नदी है, और ये जो है इधर वाला
देखिए ये जो है स्थल है, कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता के स्थल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए सतलज नदी के तट पे कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थल है? रोपड़ हो गया। फिर हम लोग घग्गर देखिए, घग्गर नदी के तट पे कौन सा स्थल है? तो आपको हो जाएगा कालीबंगा। फिर हम लोग रावी देख लिए, तो रावी नदी के तट पे देख लिए हड़प्पा, और यहाँ पे जो भोगवा है वो लोथल जो स्थान है वो भोगवा नदी के तट पे है। देखिए हमारा 9वां जो क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। यहाँ पे अनुच्छेद दिया हुआ है, तो अनुच्छेद हमारा दिया है अनुच्छेद 28 और 29। फिर हम लोग दिया है यहाँ पे अनुच्छेद 29 और 30। फिर दे रहा है अनुच्छेद 30 और 31। फिर दे रहा है अनुच्छेद 28, 29 और 30, ठीक है। ये जो शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, ये क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। और मौलिक अधिकार में ये पूछ रहा है, इसका आर्टिकल अनुच्छेद पूछ रहा है, किस अनुच्छेद में आता है, ठीक है। तो हमारे जो ये शिक्षा का और संस्कृति का जो अधिकार है वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी है, 29, 30। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29 और 30 में क्या है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हम लोग को मिला है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार के बारे में चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है वो किस भाग में आता है? हमारे संविधान में चर्चा की गई है मौलिक अधिकार की। तो जो मौलिक अधिकार है, देखिए जो मौलिक अधिकार है, देखिए मौलिक अधिकार जो है, सबसे पहले हम तो देखेंगे जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या? संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है। अब हमारे संविधान में किस भाग में है? तो भाग हम लोग देख लेंगे 3। और अनुच्छेद कितना से कितना तक है मौलिक अधिकार? अनुच्छेद हो जाएगा 12 से 35। मौलिक अधिकार हम लोग देख लिए, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फिर हम लोग भाग देख लिए, भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। जब हमारा संविधान जब बना था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे हमारे पास? 7 थे। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था जो कि आर्टिकल 31 में था, ठीक है, इसमें था आर्टिकल 31 में था, इसको क्या किया गया? इसको संशोधन कर, कब क्या किससे संशोधन किया गया आपका? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसमें संशोधन कर क्या कर लिया गया? इसको कानूनी अधिकार बना लिया गया है। देखिए कानूनी अधिकार बना लिया गया है, और कानूनी अधिकार बना के इसको किस भाग में डाल दिया गया है? तो भाग इसको देख लेंगे हम लोग, भाग 12 देख लेंगे, और अनुच्छेद देख लेंगे, अनुच्छेद देख लेंगे 300 का क, ठीक है। जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में हम लोग देख लेंगे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। फिर हम लोग देख लिए कि जो एक था संपत्ति का अधिकार, जो किसमें था? अनुच्छेद, देखिए ये अनुच्छेद 31 में जो था उसको क्या किया गया है? संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978। उसके तहत क्या बना दिया गया उसको? कानूनी अधिकार। और जो कानूनी अधिकार जो बना है उसको किस भाग में डाल दिया गया है? तो भाग हमारा 12 में डाल दिया गया है, और अनुच्छेद उसका क्या हो गया? अनुच्छेद 300 का क, ठीक है। अब ये 6 जो मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वे कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं, जो हमारे प्रश्न में था, ठीक है। तो हम लोग 6 जो हमारा मौलिक अधिकार कौन कौन सा भी है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग 6 देखते हैं। तो देखिए पहला देखिए हम समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। दूसरा हम लोग देख लेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा हम लोग देखें स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा हम लोग देख लेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हम लोग देख लेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, पांचवा हम लोग देख लेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठा हम लोग देख लेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? समता या समानता का अधिकार। देखिए एक आर्टिकल अनुच्छेद हम यहाँ अनुच्छेद देख लेते हैं, ठीक है। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18,
देखिए फिर हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार अगर देखेंगे तो यह हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 23 से 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हो जाएगा अनुच्छेद 32, ठीक है। हम लोग 6 जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हम लोग देख लिए। सबसे पहले देखें समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, कब से कब तक आता है, आपका कितना से कितना तक आता है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 23 से 24। चौथा हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। फिर हम लोग पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको देखेंगे शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। क्या हो गया शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। फिर हम लोग लास्ट देखेंगे छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा अनुच्छेद आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देख लिए पूरा मौलिक, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये हम लोग जो देखें हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार। 6 मौलिक अधिकार जो हमारा है वही हम लोग देख लिए 6। क्या देखें 6 मौलिक अधिकार, फिर से रिपीट करा दे रहे हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। फिर हम लोग देखें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। फिर हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। फिर देखेंगे चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। फिर हम लोग देखें पांचवा हमारा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। फिर देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्तचाप से। देखिए रक्तचाप से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, ऑप्शन में देख लेते हैं 120/40 mmHg, फिर है 120/120, सी में 120/100 और डी में 120/80, ठीक है। अब देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। देखिए रक्तचाप सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमारा रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है 7.4, और 7.4 से आपको पता चल गया होगा कि क्या है, ये क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन है, रक्त क्या होता है क्षारीय होता है, और इसका पीएच मान कितना हो गया 7। देखिए रक्त जो परिसंचरण है, रक्त परिसंचरण की खोजकर्ता कौन है, रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता देख लेंगे हम लोग कौन है, विलियम हार्वे। और रक्तचाप को मापने का क्या यंत्र है, तो रक्तचाप हम लोग मापते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर से, स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। हम लोग क्या देखें रक्तचाप के बारे में, हम लोग सबसे पहले रक्त को देख लिए कि रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, देखिए रक्त हमारा है ना संयोजी ऊतक का, ठीक है। साथ साथ हम लोग देख लिए यहाँ पे रक्त का पीएच मान 7.4। फिर हम लोग देखें कि रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता कौन है, तो विलियम हार्वे हो जाएंगे। साथ साथ हम लोग देखें रक्तचाप को कैसे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। अब फिर हम लोग देखेंगे जो हमारा रक्तचाप है वो क्या होता है 120/80 mmHg। देखिए अगर पूछेगा क्वेश्चन में एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप का सिस्टोलिक कितना होता है और डायस्टोलिक कितना होता है, तो देखिए 120 सिस्टोलिक अगर बोलता है, पूछता है सिस्टोलिक, तो क्या हो जाएगा हमारा 120, और डायस्टोलिक बोलेगा तो हो जाएगा 80, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि हमारे एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारे डी ऑप्शन में देखेंगे 120/80, 120/80 mmHg। ये हमारा क्या हो गया, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप हो गया। साथ साथ हम लोग देख लिए कि देखिए ये 120 क्या हो गया हमारा सिस्टोलिक, और 80 क्या हो गया डायस्टोलिक। अगर प्रश्न साथ साथ हम लोग देखिए रक्त परिसंचरण के खोजकर्ता विलियम हार्वे। फिर रक्तचाप को किससे मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, और रक्त का पीएच मान क्या हो गया 7.4। इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है, 10 क्वेश्चन का जितना सेशन होता है समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।